धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे तूफान ही ला दिया था इस फिल्म ने। लेकिन क्या ये बस एक फिल्म है? एक मशहूर वीडियो एनालिसिस का दावा है कि जबरदस्त एंटरटेनमेंट के पीछे एक गहरा छिपा हुआ मैसेज भी है। चलिए इस विश्लेषण की एक एक परत खोलकर देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। तो शुरुआत करते हैं इस दमदार कोट से। फिल्म एनालिस्ट आदित्य कक्कड़ कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इत्तू सी भी कॉमन सेंस है तो तुम्हें 4 घंटे की मूवी चुभने लग जाएगी। सोचिए, इतनी बड़ी हिट फिल्म के बारे में इतनी तीखी बात। सवाल यह है कि कक्कड़ को ऐसा क्या दिखा जो शायद बाकी लोगों की नज़रों से चूक गया। और बस यहीं से शुरू होती है इस एनालिसिस की पहली कड़ी, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में छिपा हुआ एक संदेश। मेन आर्गुमेंट ये है कि धुरंधर 2 अपनी जबरदस्त कामयाबी और डिस्क्लेमर्स के बावजूद एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकती है। फिल्म शुरू होती है एक बिल्कुल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से, वही कि सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं और उनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हर फिल्म में होता है ना, आम सी बात है। लेकिन ये एनालिसिस यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब एक फिक्शनल हीरो, एक काल्पनिक हीरो असली दुनिया की घटनाओं और असली लोगों के बीच ऑपरेट करने लगता है? बस यहीं से फिल्म आहिस्ता आहिस्ता सच और झूठ के बीच की जो लकीर है ना, उसे धुंधला करना शुरू कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फैक्ट प्लस फिक्शन वाला फॉर्मूला काम कैसे करता है? इस एनालिसिस के मुताबिक फिल्म एक बहुत ही खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसे समझना जरूरी है। इसे कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। ये बेसिकली एक ऐसी प्रोपेगेंडा टेक्निक है जहां कोई मैसेज सीधे सीधे ऐड की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसे फिल्म जैसी एक एंटरटेनिंग चीज के अंदर छिपा दिया जाता है, ताकि धीरे धीरे ऑडियंस के परसेप्शन को शेप किया जा सके। समझ लीजिए, ये एक तरह की कंसेप्चुअल स्पॉन्सरशिप है। और इसका एक बिल्कुल साफ उदाहरण देखिए। एक तरफ है फैक्ट, 2014 में पीएम मोदी का शपथ लेना। ये एक ऐसी घटना है जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, ये सच है। और दूसरी तरफ है फिक्शन, एक आईएसआई एजेंट को ये कहते हुए दिखाना कि हमारी पसंद की सरकार इस बार नहीं जीती। देखा, एक सच के साथ एक काल्पनिक रिएक्शन जोड़ दिया गया है। और इसका असर ये होता है कि देखने वाले के दिमाग में वो फिक्शन वाली बात भी उतनी ही असली लगने लगती है जितनी कि वो सच्ची घटना। सच और कहानी के बीच का जो फासला है वो लगभग मिट जाता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ छोटे मोटे सीन्स तक ही सीमित नहीं है। एनालिसिस कहता है कि इसका इस्तेमाल देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं के नैरेटिव को पूरी तरह से बदलने के लिए भी किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असलियत में फिल्म का एक मेन विलेन एसपी 2014 में मर जाता है, ठीक है। फिर 2016 में उरी अटैक होता है, लेकिन फिल्म में उसी विलेन को जिंदा रखा जाता है 2016 के बाद भी। क्यों? ताकि उसे डीमोनेटाइजेशन वाले प्लॉट में फिट किया जा सके। मतलब कहानी के लिए हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन ही बदल दी गई। तो फिल्म में डीमोनेटाइजेशन की वजह क्या दिखाई जाती है? कहानी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान भारत में जाली करेंसी भेजने का प्लान बना रहा है। गोल क्या है? आने वाले यूपी इलेक्शंस में गड़बड़ी करना। कितने पैसे? पूरे 600 करोड़ रुपए। फिल्म का हीरो ये इंटेलिजेंस भारत भेजता है और इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर देती है। 600 करोड़ रुपए! जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतना बड़ा और स्पेसिफिक अमाउंट बताकर फिल्म इस काल्पनिक खतरे को बिल्कुल ठोस और गंभीर बना देती है, रियल बना देती है। और इसके ठीक बाद फिल्म के विलेंस के मुंह से ये डायलॉग सुनिए, ये चाय वाला घुस के फट गया है, इसको रोकना अब नामुमकिन है। एनालिसिस इस पॉइंट पर कहता है कि ये एक तरह से एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी की तारीफ दुश्मन से ही करवाने जैसा है। तो यहां आकर एनालिसिस का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये देश को बचाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था जैसा फिल्म दिखाती है, या फिर एक असली और विवादित पॉलिसी को आम जनता के सामने सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक काल्पनिक कहानी? पर जो एनालिस्ट हैं वो सिर्फ फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो ये भी दिखाता है कि आखिर कितनी आसानी से ऑडियंस के दिमाग पर असर डाला जा सकता है। अब सुनिए 2014 की एक ऐसी इंपॉर्टेंट कहानी जिसके बारे में मीडिया ने कभी बात नहीं की। अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये उसी टेक्निक का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। तो कहानी ये है कि 2014 में मोदी सरकार ने न्यूज़ चैनल्स को हर बार मोदी है तो मुमकिन है बोलने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए।
1 महीने में टोटल 120 करोड़ रुपए बांटे गए। इसके बाद कांग्रेस मीडिया को कोर्ट ले गई और केस जीत गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चैनल्स पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया और एंकर रणभव गोस्वामी को 11 साल के लिए बैन कर दिया गया। और अब आती है असली बात। अभी जो कहानी सुनी ना, वो बिल्कुल झूठी है, एकदम फर्जी। एनालिस्ट ने ये पूरा नाटक इसलिए किया ताकि वो ये साबित कर सके कि एक कन्विंसिंग स्टोरी अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाई जाए तो वो कितनी आसानी से लोगों को गुमराह कर सकती है। तो इससे हमें प्रोपेगेंडा की पूरी प्लेबुक समझ आती है। स्टेप 1, एक सच बताओ। स्टेप 2, उस सच के इर्द गिर्द एक मजेदार कहानी बुन दो। और स्टेप 3, अगर कोई सवाल उठाए तो क्रिएटिव फ्रीडम का लेबल लगा दो। असली बात यह है कि कहानी का 100% सच होना जरूरी नहीं है, बस उसका बिलीवेबल लगना जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़, इसका कोर आइडिया ये है कि सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत इसकी एबिलिटी है कि वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कहानी इतनी शानदार हो, इतनी एंगेजिंग हो, तो क्या सच से वाकई फर्क पड़ता है?